ये तो हमेशा होता रहा है। कैमरे के सामने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई तमाम देश हैं जो परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, वो बताते नहीं हैं और बहुत सारे देश इसे छुपा कर लेते हैं, बाद में पता चलता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि उस पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस पाकिस्तान को रेड कारपेट बिछाकर वो अपने देश में बुला रहे हैं, सेना अध्यक्ष मुनीर को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज को बुला रहे हैं, उन्हें बढ़िया भोज दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम आतंकवादियों को क्यों पालते हो, आतंकवादियों के अड्डे तुम अपने देश में क्यों बनाते हो, और तुम परमाणु टेस्ट क्यों करते हो। झा साहब। मनोज जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कोई टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि चूंकि मिसाइल सिस्टम या इसके वेपन सिस्टम, वेपन डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें तकनीकी मार्वल का एक हिस्सा है जिसमें कि लगातार प्रगति होती जा रही है। पाकिस्तान भी जिन दिनों में अपने एटॉमिक हथियार चोरी पे बनाया था, वो 88-89 का दौर था, जबकि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी ये न्यूक्लियर आर्सेनल आ गए थे। तो आप यही मान के चलिए कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान ने 88 में लिया था, वो चाहे जिस भी कंट्री से उसने चोरी किया हो, वो और भी 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले का होगा। तो ये काफ़ी पुरानी सिस्टम्स हैं। और देखिए, जो न्यूक्लियर आर्सेनल और उसके डिलीवरी सिस्टम हैं, उसमें 8 मुख्य सिस्टम्स होते हैं। एक तो प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं जिसमें रॉकेट आती है, उसकी वेलोसिटी किस ऑल्टीट्यूड के, किस ट्राजेक्टरी की होती है, बैलिस्टिक है या क्रूज है, उसके अनुसार डिटरमाइन होती है, और उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली उस रॉकेट के स्किन बनते हैं। दूसरा चीज़ होता है एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि काफ़ी परिष्करण होती जा रही है। तीसरा नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम जो 3D में होती है, इसमें आज के दिन में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गई है, उसके चलते भी बहुत प्रगति हुई है। चौथा है जो सबसे बड़ा चीज़ है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, जो किसी भी मिसाइल का बिल्कुल हार्ट माना जाता है। इसमें अप्रत्याशित टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। पांचवा है गाइडेंस सिस्टम, जो कि लेके जाती है मिसाइल को जहाँ से आप छोड़ते हैं और जहाँ तक जाना है उसको। सेकेंड लास्ट है टारगेट एक्विजिशन, जिसमें कि आप वो हर टारगेट को पिकअप करते हैं जहाँ पे आपको ये बॉम्ब गिराने होते हैं। याद रखिए, आज के दिन में बॉम्ब गिराने के लिए एक मिसाइल में कई मिसाइल्स, छोटे छोटे मिसाइल जो हैं या डिलीवरी सिस्टम होते हैं, वो होते हैं जिसको हम लोग MIRV के नाम से जानते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इन सबों के अलावे आज के दिन में जब से ये ड्रोन सिस्टम आई हुई है, ड्रोन को किस तरह से स्टील्थ किया जाए, एक ड्रोन को किस तरह से छोटे एटॉमिक हथियार से लैस किया जाए कि ये चोरी छुपे ही सही जाके अपने जगह पे गिर जाए, ये सारी चीज़ें, सारे चैलेंजेस जो हैं आज के दिन में लोगों के पास हैं। एक और चीज़ आई है हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से, वो ये कि जो पहले न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे पास में होते थे, इसको हम मानते थे कि ये स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट हैं, इससे देश का, दुनिया की जो रुख है वो पूरी चेंज हो जाती है, और होती भी है। लेकिन उसमें जो एक छोटा सा सिस्टम जिसको टैक्टिकल वेपन के भी नाम से जाना जाता है, वो भी आ गया है हमारे पास में। आजकल और भी कई तरह के जो चीज़ें हैं वो आ गए हैं एटॉमिक रेंज में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए लगभग सारे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी को परिष्करण करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और अगर कोई चोरी छुपे ही कर रहा है तो वो कर रहा है। एक और चीज जो भारत को देखना पड़ेगा कि भारत ने अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर बना रखी है। जो हमने 1998 में जो हमने परीक्षण किया था, उसके बाद हमने सेल्फ मॉनिटरियम अपने आप में डाल दिया कि हम इसके बाद हम और टेस्ट नहीं करेंगे, और हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये सिर्फ डिटरेंस है, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। लेकिन जब आपके नेबरहुड में एक ऐसा हम लोग कहते हैं रैबिट डॉग, आप नहीं जानते किसको कब कैसे काट लेगा, तो जब ऐसा एक रैबिट डॉग है जिसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंडिया स्पेसिफिक बना रखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इंडिया स्पेसिफिक बना रखा है और फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखे हुए है, तो उसमें इसके एवज में
आपको ये मॉरेटोरियम जो आपने डाल रखा है भारत ने कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इसको रिव्यू करना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें होती है, ये पब्लिक डोमेन में ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं होती है और हम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये गौर करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें कि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ परिष्क्रमण, एडवांसमेंट, ये सारे सिस्टम्स आ रही हैं। ईसीएम ईसीसीएम तो आज के दिन में किसी भी मिसाइल का हार्ड सिस्टम माना जाता है। तो इसलिए अगर भारत भी इसमें आए, चाहे आप अनाउंस करके इसमें टेस्टिंग करें या एडवांसमेंट करें या बिना अनाउंसमेंट किए हुए करें, ये जायज है, ये आपको भी करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसने कहा था कि ये पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। आप मई के उन दिनों में याद कीजिए जबकि हमने पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया था और पाकिस्तान में कई फोर के आसपास में जो जो भूकंप की स्थिति आई थी, छोटे छोटे भूकंप कई एरिया में आई थी। ये हम लोगों का मानना था कि वहां पे अंडरग्राउंड शायद टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि उनका जो डिटोनेशन सिस्टम है ये चुराई गई थी और पाकिस्तान इसके ऊपर भरोसा नहीं करता था कि ये डिटोनेशन सिस्टम काम करेगा। तो इसलिए हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान शायद इसके लिए कुछ कर रहा हो। तो हम इसको नकार नहीं रहे हैं। जो अभी आपके कुछ जो लोग कहते थे कि इसमें आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। जिसके पास भी न्यूक्लियर आर्मामेंट है, आर्सेनल है, उसको वो इस स्थिति में रखेगा कि जब वो छोड़ेगा वो इंश्योर करेगा कि उसी टारगेट पे गिरेगा, जितना डिस्ट्रक्शन आप चाहते हैं उसी तरह का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसीलिए आपको अपने आर्सेनल, आपको लॉन्चिंग सिस्टम, सबको बिल्कुल एडवांस स्टेज में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इसको परिष्कृत करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं भी पीछे छूट जाएंगे। मनोज जी। झा साहब, बड़ा रोचक एक बयान है। ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने के, यानी कि विनाश करने के हथियार है। रूस के पास भी बहुत ज़्यादा हथियार है, चीन के पास भी बहुत ज़्यादा हथियार है और अमेरिका के पास तो है ही। वो ये कहते हैं कि हमको इसके निरस्त्रीकरण के बारे में विचार करना पड़ेगा, लेकिन कोई तैयार हो तब ना। यहां तो हर देश अपने अपने परमाणु हथियारों को छुपाने में लगा हुआ है, अपने अपने परमाणु शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। और ऐसे में आप पृथ्वी के सृजन की बात कैसे कर सकते हैं तब जबकि पूरे देश में अशांति फैली हुई है, पूरे देश में युद्ध चल रहा है। अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वो सालों तक खिंच रहा है, हो रहा है और कोई भी देश कुछ नहीं कर पा रहा। प्रयास हो रहे, बयान हो रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में अगर इन तमाम देशों के पास 150 बार दुनिया को नष्ट करने के हथियार हैं तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, दुनिया नष्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया का जो वातावरण है वो हॉस्टाइल बन जाएगी, वो लिवेबल नहीं रह जाएगी। वो कंजेनियल, जो पीसफुल, जो हेल्दी लिविंग के लिए नेचर बनी हुई है, वो नेचर ऐसी नहीं रह जाएगी। और ट्रंप ने जो कहा कि इतनी बार नष्ट हो जाएगा, लगभग सही नहीं है पूरा, लेकिन लगभग उन्होंने ठीक कहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अगर एक भी कंट्री ने गलती से भी अपना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में एक भी हथियार चला दिया तो भारत के पास में वो, आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो शब्द कि अगले दिन का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान में सिर्फ आपको शायद 12 ऐसे हथियार गिराने पड़ेंगे, ऐसे वारहेड गिराने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा की बात करते हैं, वहां तो सिर्फ 15 किलो टन के बॉम्ब गिरे थे या 18 किलो टन के बॉम्ब गिरे थे नागासाकी में। आज के दिन में कोई भी बॉम्ब जो है वो 40 किलो टन से कम का नहीं है। तो इसलिए जो भी इसके चलाने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, वो उसके सोच पे पूरी दुनिया को तरस आना चाहिए। ये न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ये चलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिटरेंस है कि कोई आपके ऊपर हमला ना कर सके बिना किसी कारण के। इसके लिए आप तैयार हैं। देखिए, भारत आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है। तो जहां पे 1.45 बिलियन लोग हैं और उसके नेबरहुड में एक चोरी छुपे पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी 1988 में न्यूक्लियर आर्सेनल आ चुका था, चाइना के पास में ऑलरेडी था। तो जब आपके 2 हॉस्टाइल नेबर एटॉमिक हथियार रखे हुए हैं तो आप अपने 1.45 बिलियन को कैसे आप रक्षा करेंगे?
तो इसीलिए भारत को तो ये रखना ही चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक भी गलती से हथियार चल गया तो इसके बाद इसका चेन रिएक्शन शुरू होगा, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह जाएगा, हर जगह में ये तबाही मचेगी। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 140 बार दुनिया जो है तबाह हो जाएगा। काफी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। सिर्फ आज के दिन में एटॉमिक बम नहीं है, हाइड्रोजन बम है, न्यूट्रॉन बम है, और भी बहुत तरह के सारे चीजें हैं। तो इससे हाइड्रोजन बम तो आप अनुमान ही नहीं कर सकते कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हमें हमें कभी कभार ताजुब होता है कि भारत के पास में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने इसके लिए जो एक एसओपी होता है, अब मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि ये सब चीजें यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर में डिस्कशन नहीं की जा सकती है, लेकिन जो एक एक इफेक्टिव जो जो डिटरेंस होती है उसके जितने एसओपी होते हैं, हमने शायद इसको ऐसे जगह में नहीं डाल रखा है कि अगर हमारे एडवर्सरी ने हमारे ऊपर में न्यूक्लियर आर्सेनल चलाया और अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं मारा गया, तो इसका नेक्स्ट डिसीजन लेने वाला कौन होगा? ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक न्यूक्लियर हथियार आके गिरेगा फिर आपको सीसीएस की मीटिंग बुलाने की नौबत ही नहीं आएगी, जी। क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब तक आप चलाने की कोशिश कीजिएगा तब तक यूएन और पूरे पूरे इंटरनेशनल एजेंसी हमारे ऊपर में इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप उसको चलाने से रोकिएगा। वो कहेंगे कि हम पाकिस्तान